जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक। और आज हम लोग मिल रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स क्लास 12 के टॉपिक पर, जिसका नाम है मांग का नियम। अब ये मांग के नियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, मांग से संबंधित 2 वीडियो बन चुके हैं, उसको आप लोग देखिए। और नहीं अगर तो आप प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हैं। लिखा हुआ मांग के नियम का कुछ अपवाद यहाँ पढ़ना था, मांग के कुछ प्रकार पढ़ने थे और कुछ नए शब्दों से आप लोगों को परिचित करना था। ठीक है, जो महत्वपूर्ण शब्दावली डालकर मैंने यहाँ पर कुछ शब्दों को लिखा हुआ है। तो आइए पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं कि ये क्या है, महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है। तो पहला शब्द लिखा हुआ बच्चा, प्रतिस्थापन या स्थानापन्न। ये वस्तुएं क्या होती है? प्रतिस्थापन वस्तुएं या फिर स्थानापन्न वस्तुएं। तो देखो, अर्थव्यवस्था में या फिर बाजार में कुछ ऐसी वस्तुएं व्याप्त होती हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं कि वो प्रतिस्थानापन्न होती है। मतलब स्थानापन्न या प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि आप एक वस्तु का यूज कर रहे हो और अचानक से अगर उसके दाम में बढ़ोतरी हुई तो आप उसके जगह पर किसी दूसरे वस्तु का उपयोग करना प्रारंभ कर दो। ठीक है, जैसे आपने देखा कि आप बाहर गए और चाय बहुत ज्यादा महंगी हो गई, और चाय जब बहुत ज्यादा महंगी हो गई तो लोग क्या करने लगे, कॉफी पे डिपेंड हो गए, कॉफी अपना पीने लगे। तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। आप डेली जाते थे, मौसम्बी का रस पीते थे, मौसम्बी का जूस पीते थे। अब मौसम्बी का जूस बहुत ज्यादा महंगा हो गया, आपके उसके आय के बराबर नहीं आ पा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप संतरे का जूस पी लोगे। आप जूस पीना है, आपको मेनली आपको जूस पीना है जो आपको एनर्जी दे, तो आप संतरे का पी लोगे। ऐसे वस्तुओं को कहते हैं प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तुएं। पेपर में पूछ सकता है। अगला पॉइंट लिखा है बच्चा, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तु का मतलब होता है जिनके वजह से दूसरे का वजूद होता है। पूरक का मतलब होता क्या? कॉम्प्लीमेंट्री। माता पिता, धरती, आकाश, ये सब पूरक वस्तुएं हैं। लेकिन यहाँ अर्थव्यवस्था में पूरक वस्तुओं से क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब किसी एक उद्देश्य के लिए दोनों मतलब 2 वस्तुओं की आवश्यकता हो। जैसे अगर आपको खिचड़ी बनानी है तो केवल दाल की खिचड़ी बनेगी नहीं, केवल चावल की खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी बनाने के लिए आपको दाल और चावल दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। ब्रेड और मक्खन, ब्रेड और जैम, ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। दाल चावल एक दूसरे को पूरा करते हैं। चाय चीनी एक दूसरे को पूरा करते हैं। ऐसे वस्तुओं को कहते हैं पूरक वस्तुएं। ठीक है, तीसरा जो वस्तु लिखा है उसका नाम लिखा है सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तु का मतलब क्या होता है और घटिया वस्तु का मतलब? तो जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं अर्थव्यवस्था में, उसको घटिया वस्तु कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं जो सामान्य उपयोगिता देती हैं किसी भी उपभोक्ता को, उसको हम लोग बोलते हैं सामान्य वस्तुएं। तो ये बहुत ही साधारण सी बात थी। अब आइए चलते हैं मांग के प्रकार पर और फिर पढ़ेंगे मांग के नियम का अपवाद। पहले इसको देख लेते हैं। मांग के नियम के अपवाद के बारे में हम लोग पीछे हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि मांग का नियम क्या कहता है। तो मांग का नियम कहता है कि जैसे जैसे किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मार्केट में उसकी मांग क्या होने लगती है? गिरने लगती है। और यदि उसकी कीमत डाउन होगी तो उसकी मांग मार्केट में अपने आप बढ़ने लगती है। यानी कि वस्तु की कीमत में और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। ये सब लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसे कारण है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर मांग का नियम नहीं लगता है, उसको ही बोलते हैं मांग के नियम का अपवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिष्ठित वस्तुएं। कहीं कहीं पर ये प्रतिष्ठा मूलक वस्तुओं के नाम से भी आता है। प्रतिष्ठित वस्तुएं क्या होती हैं? आरामदायक वस्तुएं जो होती है, जैसे एसी हो गया, ठीक है, सोफा हो गया, ये ऐसी वस्तु होती है जिसमें मांग का नियम नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि एसी का दाम कम हो जाने पर बहुत ज्यादा एसी की मांग बढ़ जाएगी। ये प्रतिष्ठा मूलक वस्तु होती है। ये जो अमीर घर के लोग होते हैं वो अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, मिथ्या आकर्षण देखने के मतलब मिथ्या अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, भैया हमारे पास सोफा है, हमारे पास वॉश बेसिन है, मतलब बहुत सारे लोग बड़े बड़े झूमर लगाते हैं, है ना, झूमर वाला फैन उन खरीदते हैं, अच्छा खासा शोपीस दिखाने के लिए। तो बोला जाता है कि प्रतिष्ठित वस्तुओं पर कभी भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रतिष्ठित वस्तुओं का दाम अगर ऊपर भी आएगा, कीमत में अगर वृद्धि भी होगी, तब भी उसका जो मांग है वो उतना ही बढ़ा है। ठीक है, वो मांग कहीं भी प्रकार से घटेगा नहीं। दूसरा लिखा मूल्य वृद्धि की आशंका। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है समाज में, यानी कि अगर हम बात करें तो अपने हमारे इकोनॉमी या फिर बाजार में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसकी मूल्य वृद्धि लगातार होती रहती है। तो मूल्य वृद्धि होने के बाद भी उसकी मांग लगातार बढ़ती रहती है। जैसे सोना हो गया, सब लोग जानता है कि भविष्य में सोना लगातार महंगा होता जाएगा। जमीन हो गया, जमीन तो इतना तेजी से लोग खरीद रहे हैं इस समय। आज की जमीन 5 लाख की मुश्किल से 2-3 साल बाद वो कितने हो गए? 10 लाख की हो जाती है, दुगना रेट उसका हो जाता है। क्यों? लगातार उसका क्या रेट बढ़ता जा रहा है। तो लोगों को लगता है कि मूल्य वृद्धि की आशंका भविष्य में, तो अगर भविष्य में उसका कीमत बढ़ गया तो क्या करेंगे? तो अभी भी कीमत बढ़ रहा होता है फिर भी हम उसको खरीद लेते हैं, यानी उस पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा होता है अज्ञानता। तो अज्ञानता के कारण भी हम लोग क्या करते हैं, कोई वस्तु को अगर उसकी दाम बढ़ी हुई है, ज्यादा पैसे में वो है, ज्यादा हम लोग को खर्च करना पड़ा, फिर भी हम उसको ले लेते हैं। कैसे? जैसे कोई अच्छा सा पैकेजिंग हुआ है,
पैकेजिंग बहुत अच्छा है लेकिन अंदर का माल बहुत घटिया है, लेकिन पैकेट को देखकर हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। जैसे पैकेट की वस्तुएं देख लीजिए, आप बाहर जाएंगे, आप कोई चीज पैकेट में उसको आपको एकदम पैक करके दाल दे रहा है और एक खुला दाल दे रहा है, आपका आकर्षण जाएगा पैकेट वाले दाल पर, क्योंकि अच्छे से उसमें लेबलिंग होगा, विज्ञापन अच्छे से उसमें लिखा होगा, कोई अच्छा सा हीरो हीरोइन का फोटो बना होगा, है ना, तो आपको ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो भैया अज्ञानता के कारण भी जो उपभोक्ता होता है वो क्या कर लेता है, चीजों को खरीद लेता है, भले वो दाम उसका महंगा होता है फिर भी खरीद लेता है, यानी मांग का नियम लागू नहीं हुआ। चौथा लिखा है गिफिन वस्तुओं का विरोधाभास। अब गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, तो जो घटिया वस्तुएं होती हैं उसी को क्या बोला जाता है, उसी को गिफिन वस्तुएं भी बोला जाता है। गिफिन वस्तुओं का विरोधाभास से क्या मतलब है, विरोधाभास से मतलब है कि जो गिफिन वस्तुएं होती है अगर इसके दाम में हम लगातार क्या करते जाएं, अगर इसके दाम में हम लगातार वृद्धि करते जाएं, गिफिन यानी खराब वस्तु, निकृष्ट वस्तु, इसके दाम में लगातार भी अगर हम कमी करते जाएंगे या वृद्धि करते जाएंगे, इसके मांग में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं आएगा। गिफिन वस्तुएं खराब वस्तुएं, उसका दाम कम करेंगे ऐसा थोड़ी ज्यादा बिकने लगेगा। गिफिन वस्तुएं वही लोग खाते हैं या निकृष्ट वस्तुओं के नाम से याद जाता है ना, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में, और या फिर खराब वस्तु, घटिया वस्तु। तो ये इसका कितना भी इसका दाम गिर जाए लोग इसको नहीं खरीदते। जैसे मोटा अनाज लोग इसको नहीं खरीदेंगे, दाम गिरने से नहीं मतलब, ये वही वर्ग खरीदता है जो अपने आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पा रहा है ना, तो वो मोटा अनाज खरीदता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इसके दाम गिर जाए तो पूरा ये इसकी मांग अपने आप बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। मांग का नियम इस पर भी लागू नहीं होता है। तो ये होगा बेटा मांग के नियम का अपवाद। ये दो टॉपिक खत्म हुआ, अब हम लोग बढ़ेंगे मांग के प्रकार पर। मांग के प्रकार एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ हम हल्का हल्का आपको बारे यहाँ पर बता रहे हैं, अगले वीडियो में इसका डिटेलिंग होगा और इसके साथ साथ वक्र भी बताएंगे। जैसे मांग के प्रकार है कीमत, आय, तिरछी, संयुक्त, व्युत्पन्न और सामूहिक। बहुत सारी किताबों में अलग अलग प्रकार की मांगे भी है, लेकिन मुख्यतः यही 6 मांग पेपर में आता है, या फिर इससे प्रश्न पूछा जाता है या आप बना के लिख सकते हो। इतने प्रकार मांग के प्रकार में सबसे पहला जो है कीमत मांग है। कीमत मांग क्या होता है, तो कीमत मांग से मतलब ये है कि वस्तु की कीमत तथा उसके मांग, बस इन्हीं दोनों का जो फलनात्मक संबंध होता है उसको हम लोग कीमत मांग कहते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखिए मतलब ये है कि हम सब लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वस्तु की जो मांग होती है इसको विभिन्न प्रकार की चीजें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। वस्तु की मांग बढ़ने और घटना क्या क्या प्रभावित करता है, उपभोक्ता की आय प्रभावित करता है ना, वस्तु की कीमत प्रभावित करता है, मौसम प्रभावित करता है, रुचि जो उपभोक्ता का फैशन है, रुचि है, वो भी इसको प्रभावित करता है ना, बाजार में क्या कैसा रुचि मतलब लोगों की क्या अट्रैक्शन है वो सब इसको प्रभावित करते हैं। लेकिन कीमत मांग क्या होता है, तो आप ये कहोगे जहां पर अन्य सभी बातें समान हो, उपभोक्ता को रुचि भी हो खरीदने में, है ना, उसके पास क्या हो, उसकी आय भी हो, पैसा भी, इनकम भी कमा रहा हो, सब चीज हो, परंतु वस्तु की कीमत को देखकर वो अपने मांग को कम कर दे या मांग को बढ़ा दे, उसको बोलते हैं कीमत मांग। ये पहला हो गया। ठीक है, कि अगर कीमत में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो अपने मांग को बढ़ा देगा, अगर कीमत में वृद्धि हो रही है तो अपने मांग को कम कर, इसको कहते हैं कीमत मांग। अब ये कीमत मांग इतना आसान और इतना सरल नहीं हो गया, ये तो आप हल्का हल्का पढ़ लिए, इसको इसमें आपको क्या करना है, इससे ना कभी कभी वक्र भी पूछ सकता है कि कीमत वक्र को बताइए, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल दूसरे मांग की तो ओर चलते हैं, जिसका हम लोग कहते हैं आय मांग। आइए इसको इरेज करते हैं। जो बच्चा दूसरा मांग है उसका नाम है इनकम डिमांड। ये इनकम डिमांड क्या होता है, तो सेम अन्य सभी बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय में, उपभोक्ता की इनकम में और उसके मांग में जो फलनात्मक संबंध होता है उसको बोलते हैं आय मांग। यानी कि उपभोक्ता के आय कम होने पर और आय अधिक होने पर। अब किसी उपभोक्ता की आय कैसे सर कम और अधिक हो सकती है, क्या बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है तुम्हारा। अब हमारी एक कंपनी में नौकरी लगी, 20,000 रुपए हमारी अभी मान लीजिए सैलरी है, तो 20,000 रुपए बच्चा अगले महीने क्या 22 थोड़ी हो जाएगी, 25 थोड़ी हो जाएगी, 18 थोड़ी हो जाएगी, 15 भी नहीं होगी। अब आप यही बात सोच रहे होगे तो आय से सर कैसे, तो बच्चा यदि किसी वस्तु को कीमत को आप कम करते हो, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति की आय 20,000 रुपए है और वो 1,000 रुपए का आटा खरीदता है 5 महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए, 1 महीने के लिए 1,000 रुपए का आटा खरीदता है, आटा में 50 रुपए की कमी आ गई, तो ये आटा कितने का हुआ, 1,000 के बजाय 950 का हुआ। कितना बचा, 50 रुपए बचा। तो अगर 50 रुपए बचा तो अब उसकी सैलरी कितनी हो गई, 20,050 रुपए हो गई।
इसी तरह अन्य वस्तु के दाम जैसे जैसे घटते हैं उसकी सैलरी इंक्रीज होती है, नहीं होती है। कंपनी आपको 20 दे रही है परंतु आपका यहाँ इधर से तो बच रहा है, जो कीमत कम हो रही है मार्केट में वस्तुओं की, तो उसके द्वारा मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग आय मांग कहते हैं। अगला देखिए तिरछा मांग क्या होता है, चलिए तिरछी मांग को देखते हैं। लिखा हुआ है कि जब किसी एक वस्तु के मांग का उससे संबंधित वस्तु पर असर पड़े तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिरछी मांग बोलते हैं। एक वस्तु के कीमत में अगर हमने क्या कर दिया, वृद्धि कर दी, चाय की कीमत में हमने वृद्धि कर दिया, उससे संबंधित वस्तु क्या है, कॉफी है। तो अगर चाय हम नहीं पी रहे हैं, चाय महंगी हो गई है, तो हम क्या पी रहे हैं, कॉफी पियेंगे, क्योंकि चाय का दाम क्या हो गया है, बढ़ गया। तो चाय के दाम बढ़ने से उससे संबंधित जो वस्तु अर्थात कॉफी, उसकी मांग में यदि बढ़ोतरी हो जाए, ऐसे मांग को हम लोग क्या करते हैं, तिरछी मांग। इसको हम लोग आड़ी मांग भी कहते हैं। कहीं पेपर में ये भी लिखा प्रश्न आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मतलब एक संबंधित वस्तु, आप बस याद रखिए संबंधित वस्तु। संबंधित वस्तु को और क्या कहते हैं, प्रतिस्थानापन्न वस्तु कह सकते हैं, है ना। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ बच्चा संयुक्त मांग। अब संयुक्त मांग का मतलब क्या होता है, जब किसी एक मांग को पूरा करने के लिए एक से अधिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़े। जब किसी एक मांग को, क्रिकेट खेलना है, केवल बैट से खेल लोगे, केवल बॉल से खेल लोगे, नहीं, बैट भी चाहिए, बॉल भी चाहिए, स्टंप भी चाहिए। मान लो कभी कभी स्टंप नहीं है, पीछे दीवार है, हो गया, लकड़ी लगा दी, हो गया, परंतु बैट बॉल तो चाहिए। हवा में थोड़ी बैट ऐसे घुमाएंगे बिना बॉल के। और अगर बॉल है तो बैट चाहिए, लकड़ी है, ऐसा कोई चाहिए जिससे मार सके। तो बेटा संयुक्त मांग का मतलब जब किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको दो से या दो से अधिक चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, उसको संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे आपको कहीं पर जाना है, उद्देश्य है आपका यात्रा करना, आपके पास बाइक है लेकिन पेट्रोल नहीं है उसमें, तो क्या होगा, इसको बोलते हैं संयुक्त मांग। जब बाइक और पेट्रोल दोनों की आवश्यकता हो तो संयुक्त मांग हो गया। उद्देश्य क्या है, यात्रा करना, तो ये हो गया संयुक्त मांग, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब होता है क्या, व्युत्पन्न मांग बचा और सामूहिक मांग बचा। तो व्युत्पन्न मांग क्या होता है और सामूहिक मांग क्या होता है, ये हम आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। और उसके साथ साथ इन सभी मांग के जितने भी प्रकार के वक्र हैं उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। इसको आज यहीं पर कंप्लीट रखते हैं। फिलहाल ये जितना भी आप लोगों ने पढ़ा इसको याद रखिए, नोट्स बनाते रहिए। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। 12th के जितने भी बोर्ड्स एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम आपको बहुत पास आ चुके हैं, तो कोशिश कीजिए आप सभी लोग फटाफट तैयारी अच्छे से कीजिए। इतना फिलहाल समझिए। अगले वीडियो में मांग के प्रकार के साथ साथ हम लोग उसके वक्र को भी पढ़ेंगे और पूरी तरीके से प्रकार को समाप्त करेंगे। मांग का विस्तार, संकुचन, वृद्धि, कमी, इसको पढ़ के इस वाले चैप्टर को खत्म करेंगे और आगे चलेंगे मांग की लोच पर, है ना, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जल्दी जल्दी चलिए पढ़ते हैं। हैप्पी लर्निंग आप सभी लोगों को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और अब अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।